हे गाइस, वेलकम टू उमंग स्टडी। मैं अंकुर यादव आप सबका उमंग स्टडी में स्वागत करता हूं। आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो जो नए बच्चे जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, ये मेरी क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं। और हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है एनटीपीसी सीबीटी 2016 17 जनवरी 2017 शिफ्ट सेकंड प्रीवियस ईयर। मतलब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं सारे सब्जेक्ट के और उनको डिटेल में करने वाले हैं। और डिटेल का मतलब क्या है, और जो बच्चे नए जुड़े हैं और जिनको पता नहीं हो तो मैंने बता दूं कि शिफ्ट फर्स्ट मैंने सोल्व करवा दिया है। उसमें हमने ये टॉपिक अच्छे से कवर किए थे कैसे क्या। और जो लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो वो प्लीज देख ले क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट थी। मैं बता दूं उसमें हमने क्या क्या किया था। देखो, ये वीडियो थी जिसमें हमने, देखो इसमें हमने पूरा अकबर के बारे में किया था। जो नए बच्चे जुड़े हैं उनको बता दूं, जैसे हमने ये क्वेश्चन आया था, अकबर सीट ऑफ गवर्नमेंट वाज, कहां पर थे अकबर, कहां पे बैठते थे अपनी गवर्नमेंट। तो उनके अकबर के बारे में पूछा गया था, तो हमने पूरा अकबर के बारे में डिटेल में किया था। अकबर पूरा टॉपिक कवर कर दिया था, जो आसपास के क्वेश्चन बन सकते हैं पूरा। तो आप देख सकते हैं इन युद्ध वगैरह और जो भी इनके टाइम में बुक वगैरह और नौरत्न वगैरह सब क्लियर कर लिए थे। ऐसे ही जैसे क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आया था, रिवाइज कर ले जिन बच्चों ने अगर लास्ट वीडियो देखी थी, वो काफी इंपॉर्टेंट था। जैसे हमने देखा था लाला लाजपत राय के बारे में, लाला लाजपत राय के बारे में क्वेश्चन आया। ये सारे क्वेश्चन कौन से थे? प्रीवियस ईयर के थे। कौन से? सीबीटी 2 के। ठीक है, तो वहीं से हमने क्वेश्चन लिया और वहां पे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का होता था और हमने क्या किया था, पूरा उसको डिटेल में कर लिया था। जैसे लाला लाजपत राय के बारे में हमने पूरा देखा था। लाला लाजपत राय के बारे में जन्म कब हुआ था, कहां पर हुआ था, उनके माता पिता का नाम, उपाधि, धार्मिक किस धर्म को मानते थे, और उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी, और प्रकाशन किया था समाचार पत्र पंजाबी समाचार पत्र का प्रकाशन किया था, और भारतीय होम लीग की सोसाइटी की स्थापना करी थी अमेरिका में। तो ऐसे करके हमने पूरा देखा था। हिंदी सेवा में हस्ताक्षर अभियान चलाया था। लाल बाल पाल के किसे वो त्रिकुट सदस्य थे, और कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन कब, कौन सा अधिवेशन में वे अध्यक्ष थे। तो ऐसे करके हमने ये उनकी रचनाएं थी, कौन कौन सी बुक लिखी गई थी इंपॉर्टेंट सारी हमने पूरा कवर कर दिया था। तो ऐसे ही हम पेपर सोल्व करते जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के। ये उनकी मृत्यु के बारे में थी, कैसे मृत्यु, कैसे किसने लाठीचार्ज की थी और मारी थी, जो भी आदेश दिए थे। तो ऐसे करते हुए हम सारा पेपर सोल्व करते आ रहे हैं। ठीक है, अराउंड 10 वीडियो आ चुकी है। जो बच्चे नए जुड़े उनको मैं बता दूं, 10 वीडियो आ चुकी है करीबन। और ऐसे करके देखो, सारे ये पेपर हैं जो हमने पीछे सोल्व कर चुके हैं, तो सारे एकदम डिटेल में हमने करते आए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा, तो आज हम देखने वाले हैं शिफ्ट सेकंड, देखने वाले 17 जनवरी 2017 सीबीटी 2 का शिफ्ट सेकंड। तो लास्ट की वीडियो देख लेना, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। कहां पे प्लेलिस्ट मिलेगी? उमंग स्टडी की जो प्लेलिस्ट में जाओगे ना, ठीक है, तो उसमें आपको वहां पर लेक्चर्स बाय अंकुर यादव के नाम से मिलेंगे। भाई अंकुर यादव के नाम से मिलेंगे, तो वहां से आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया कि सब टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में कवर किए हैं। ऐसे नहीं पता कितने टॉपिक है, जो मेरे को याद था वो मैंने लिख दिए। तो ऐसे हम बहुत ज्यादा डिटेल में करते जा रहे हैं। ठीक है, तो आज भी हम किसी डिटेल में देखेंगे। तो स्टार्टिंग में, और मैं बता दूं, सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे, जो भी क्वेश्चन मैथ फिजिक्स वगैरह जो भी क्वेश्चन आएगा। और जैसे आज हम देखने वाले पूरा एक क्वेश्चन आएगा महात्मा गांधी के बारे में, इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी रिटर्न्स टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो ये तो करेंगे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का, और हम इसके इनके बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे। तो ये मैंने थोड़ा बहुत लिखा, अभी तो मैं समझाऊंगा ना पूरा, तो आपकी पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर दूंगा, क्योंकि आपको पता है महात्मा गांधी कितने इंपॉर्टेंट रोल है किसी मॉडर्न हिस्ट्री में। तो मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा टॉपिक मैं इस महात्मा गांधी का जो उनकी बायोग्राफी लेके पूरा टॉपिक ये सारे अच्छे से समझाने वाला हूं। चंपारण सत्याग्रह के बारे में पूरा, कैसे कहां पे हुई थी, कैसे ये इंडिगो फार्मर के लिए हुई थी, या कैसे जो भी, ठीक है, पूरा समझा के। क्विट इंडिया को क्या कहते हैं, अगस्त मूवमेंट भी कहते हैं। तो ऐसे करें पूरा टॉपिक हम, मतलब ये लगा लो आज आपकी आधी से ज्यादा मॉडर्न हिस्ट्री कवर करवा दूंगा सिर्फ एक क्वेश्चन लिख के। ठीक है, तो ऐसे इनके बारे में जो इन्होंने लिटरेचर क्या क्या बुक लिखी है, इनके कोट क्या है, जो जो तो वो करते जाएंगे। ठीक है, तो बस स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहे, आपको काफी नॉलेज मिलेगी इस वीडियो से। तो पहला क्वेश्चन ट्राई करें खुद से, मैथ का क्वेश्चन है। आपके पास है 30 सेकंड, आंसर देना है आपको जल्दी 30 सेकंड के अंदर।
जल्दी से दीजिए। चलिए मैं देखता हूं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, आप हिंदी में देख सकते हैं, अगर हिंदी में कंफर्टेबल है, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं तो हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। पी क्यू एंड आर कैन डू ए वर्क इन 10 days, 15 days एंड 13 days रिस्पेक्टिवली। पी वर्क्स डेली एंड क्यू एंड आर टूगेदर ज्वाइन पी ऑन अल्टरनेटिव डेज स्टार्टिंग फर्स्ट डे, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज विद द वर्क बी डन, ठीक है। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ये जो स्टेटमेंट है पहली वाली लाइन, ये तो आपको समझ में आएगी होगी, ठीक है। ये तो सिंपल से है, तो पहले इसी को करते हैं, लेते हैं। तो पी क्यू आर एस कितने दिन में काम कर सकते हैं, वो लिख लो। पी क्यू और आर, ये 10 दिन में काम कर रहा है, ये 15 दिन में काम कर रहा है, ये 30 दिन में। तो टोटल यूनिट इनका क्या होता है कि टोटल वर्क मानने के लिए क्या करते हैं, इन तीनों का एलसीएम। तो इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, 30। तो और ये क्या होती है, एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। इसको अगर डिवाइड कर दे टोटल वर्क को इनके टाइम से, तो वो क्या आ जाएगी, इनकी पर डे की एफिशिएंसी। मतलब एक दिन में कितना काम करेंगे, तो पी 10 दिन में पूरा काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 यूनिट। 15 दिन में करता है, तो ये कितने दिन में करेगा, 2 यूनिट एक दिन में काम करेगा, और ये 1 यूनिट काम करेगा। अब आओ सेकंड लाइन पे, इसमें बहुत ज्यादा बच्चों ने गलती की होगी, ये समझने में थोड़ा सा डाउट करते हैं। पी वर्क्स डेली, मतलब पी तो डेली काम कर रहा है, यहाँ पे पी है डेली पी काम कर रहा है, ठीक है। क्यू एंड आर टूगेदर ज्वाइंट पी ऑन अल्टरनेटिव डेज। तो जो क्यू और आर है ना, वो पी को ज्वाइन करते अल्टरनेटिव डेज, ठीक है, दोनों मिलके। ये देखो यहां पे क्या दे रखा है, पी क्यू एंड आर टूगेदर ज्वाइन। देखो यहां पे हिंदी में देख लो, पहले दिन की शुरुआत से ही क्यू एंड आर मिलकर एकांतर दिनों में पी के साथ काम करते हैं। तो मतलब पहले दिन ही तीनों ने काम किया है, पी क्यू आर, और फिर अगले दिन सिर्फ पी ने किया है, और फिर अगले दिन फिर किसने किया, दोनों ने मिलके उसके साथ काम किया है, पी क्यू आर। ये नहीं कर देना कभी पी पहले दिन कर रहे हो, फिर अगले दिन पहले दिन पी के साथ किसी क्यू करवा दिया, फिर पी के साथ आर करवा दिया, ये गलत हो जाएगा। देखो यहां पे क्या लिख रहा है, क्यू एंड आर टुगेदर, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट बनेगी, कि नीचे वाली, पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो ये मिटा देते हैं। तो समझ में आया, तो ये स्टेटमेंट लेनी थी आपको। तो पहले दिन कितने यूनिट काम करेगा, तीनों ने मिलके। फर्स्ट डे में कितने दिन करेगा भाई, 3 इसने किया, 2 इसने किया, 1 इसने किया, तो टोटल कितना हो गया, 6 हो गया ना, 3 2 प्लस 1, तो ये हो गया 6 यूनिट पहले दिन काम कर लिया। दूसरे यूनिट कितने दिन किया, पी ने किया। पी कितने दिन करता है, एक दिन में कितना काम करता है, 3 यूनिट। तो 2 दिन में कितना काम होता आ रहा है, 2 डेज के अंदर, भाई ये 2 दिन हो गए ना, तो 2 डेज के अंदर कितने यूनिट काम हो रहा है, 9 यूनिट। और हमें पास में किसके पास जाना है, 30 यूनिट काम करवाना है टोटल। तो 30 यूनिट कैसे ऐसे करेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 27 यूनिट तो काम हो गया इनका। 27 यूनिट काम हो गया कितने दिन में, 6 डेज में। अब कितना कितना काम बचा है, 3 यूनिट बचा है, तो 3 यूनिट बचा है। अब कौन काम करेगा, तीनों मिलके करेंगे भाई। अब 6 दिन तक ये हो गया ना, पी क्यू आर ऐसे करके 6 दिन तो काम कर लिया। अब 7वां दिन, तो 7वें दिन कौन से काम आएगा, पी क्यू आर का नंबर आएगा। और पी क्यू आर कितना काम करते एक दिन में, 6 यूनिट, और 3 यूनिट कितने दिन में करेंगे, आधे दिन में। तो 6 दिन तो ये पूरे हो गए, और हाफ डे ये हो गया। तो ये कितना जगह, 6/1/2, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, कमेंट करके बता दूंगा, मैं कमेंट कर दूंगा, ठीक है। सबके रिप्लाई करता हूं मैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत आसान। 2 मिनट का क्वेश्चन, 2 मिनट क्या कह रहा हूं, 2 सेकंड का क्वेश्चन है, बहुत जल्दी जल्दी आंसर दीजिए।
और यार वीडियो को लाइक करें। देखो यार हिंदी इंग्लिश दोनों चीजों में लिखने में, और आपको पूरा कैसे, जैसे आज महात्मा गांधी के बारे में पूरा पढ़ेंगे तो पूरी कुछ भी डिटेल मैंने सारा विकिपीडिया वगैरह से सबसे लेके तो वहां से डिटेल पूरी करी है, जितना मेरे को आता था और कुछ रेड आ जाए वो सारा विकिपीडिया से मैंने डिटेल ली है। और ऐसे आप देखोगे तो आपको पसंद भी आएगा काम। तो वीडियो को लाइक कर दे यार, ठीक है अभी जल्दी। चलो ये तो हो गया होगा आंसर, मैं करता हूं, ठीक है। तो क्या दे रखा है बी, देखो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में आपको सारे नंबर याद होने चाहिए कितने में क्या है। जैसे बी कितने पे, 2, ये 26 पे, डब्ल्यू 23 पे, एस 19 पे, एच एन 14 पे। तो आप सबको याद होना चाहिए। जे कितने पे होता है, 10 पे शायद, जे नहीं 10 पे नहीं होता ना, कितने होता है 15 पे, ये 7 पे, एच 8 पे, ये 9 पे, ठीक है। जे के, हाँ जे 10 पे होता है, जे 10 पे। तो ऐसे जल्दी जल्दी याद होने चाहिए। कोई भी बोलते हैं कि एस एस 19 टी 20, तो ऐसे एकदम जबी स्पीड आएगी, ठीक है। तो ऐसे याद नहीं करना कि भाई आप ऐसे याद करते, कई बच्चे ऐसे याद करते ए बी सी डी ई याद करेंगे 5 पे, फिर उसके अकॉर्डिंग देखेंगे एफ उसके आगे आता तो 6 करते हैं। ऐसे याद नहीं होना चाहिए। कोई भी बोल दे पी 16, ठीक है, ऐसे मेरी तरह याद होने, ओ 15, कुछ भी बोलो, यू 21, तो ऐसे जल्दी जल्दी याद होना चाहिए, जब स्पीड आएगी आपको, ठीक है। तो ऐसे देखो यहाँ पे बी कितने पे आ गया, 2 पे, ये कितने पे आ गया 26 पे, और ये कितने 23 पे, ये 19 पे। सिंपल सा ऐसे लिख लिया करो नंबर में, और जबकि जब हो जाता है 14। तो अब देखो कितना आसान हो गया। इसमें से कितना घटाएं भाई, 2 घटाएंगे तो पीछे ही चल जाता है ना, 1 2 3 4 5 6 26, फिर उसके बाद दोबारा ए स्टार्ट हो जाता है। तो 2 घटाएंगे 26 हो गया, फिर इसमें से कितना घटाया, -3 क्या, इसमें -4 क्या, इसमें -5 क्या, तो अगले में कितना करना है -6। 14 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा 8, 8 कितने पे होता है एच पे, तो ये कितना एच पे। देखो कितना, अगर मैं करता तो ये 2 सेकंड का भी आंसर नहीं होता, और बच्चे इसमें पता नहीं कितना टाइम लगा देते। तो यहीं से टाइम बचेगा। पहले अपनी ये जो आपको पता होना चाहिए कौन सा वर्ड कितने पे आता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लीजिए। ये पेपर फर्स्ट में भी आया सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने बताया था वहां पे किसी फोर्थ प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं। तो ये जल्दी आप लिखिए आंसर, 5 सेकंड का क्वेश्चन है, जल्दी करिए। चलिए मैं करता हूं। देखो मैंने क्या बताया था, व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछे ना, चौथा आनुपातिक पूछे, तो क्या करो जो 2 के बाद है, जो सबसे पहले ना 2, जैसे यहाँ पे 2 है, ठीक है, सबसे पहले 2 के पास में जो है, इंग्लिश वाले 2 के पास में है जो, वो उसको क्या करो नीचे लिख लो, और ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर दो। ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, इतना याद रखो। तो ये 2 पे गया तो कितने पे आ जाएगा 12, तो 12 आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। एनालॉजी का क्वेश्चन है, रीजनिंग का, जल्दी से बताइए। चलिए मैं बताता हूं। देखो सी कितने पे आता है 3 पे, ये कितने पे 4 पे, ये 7 पे, ये 1 पे, ठीक है। तो यहां से यहां पे क्या किया +4, इसमें क्या किया -3। तो ऐसे ही इसको सेम कर देंगे, करके देखते हैं। अगर ऑप्शन में होगा तो यही तरीका लगा है, नहीं तो और कुछ देखेंगे। तो पी में से कितना घटा जोड़ दे 4, +4 पे कितना आ गया टी, और -3 के करेंगे क्यू में से, तो ये 17 पे होता है ना, क्यू 17 पे होता है। तो क्यू में से 3 घटा, 17 में से 3 घटेंगे कितना आएगा 14, 14 पे क्या होता है एन, तो टी एन। अगर आपको नंबरिंग याद है ना जल्दी जल्दी, तो ये 5 सेकंड ये भी क्वेश्चन नहीं है, और कोई नहीं रोक सकता आंसर निकालने से आपको, ठीक है। सीधा सा नंबर में लिखो और आपकी स्पीड एकदम आ जाएगी। और मेरे से कंपेयर ना करें, क्योंकि मेरी तो स्पीड थोड़ी सी और भी ज्यादा होगी, क्योंकि मेरे को काफी टाइम हो गया इस फील्ड में। तो मेरी स्पीड तो रीजनिंग की मेरी काफी अच्छी स्पीड थी। तो चलिए ये क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर नॉट इन द IUCN क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज। तो इनमें से कौन सी प्रजातियां संकट प्रजातियों के IUCN वर्गीकरण में नहीं है। तो पहला ऑप्शन है हानिकारक, विलुप्त, असुरक्षित, संकटग्रस्त। तो ये तो वैसे ही अगर ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, कॉमन सेंस से पता चल रहा है यार। हानिकारक को आप कैसे ले सकते हो, चलो विलुप्त हो रही है उनको ले लोगे, ठीक है। असुरक्षित है उनको ले लोगे, जो संकटग्रस्त उनको ले लोगे। हानिकारक को थोड़ी कैसे उसमें ले लेंगे IUCN की उसमें लिस्ट में। तो आंसर क्या आ जाएगा हानिकारक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
चलिए आप इसके लिए 40 सेकंड ले लीजिए, 40 सेकंड भी काफी है, पर चलिए आप आंसर तो दीजिए। कभी कभी बीच में एक दो वीडियो नहीं आ पाई थी, वैसे 6 बजे के अराउंड ही अपना टाइम मान के चलो कि 6 बजे में अपनी किसी क्लास होगी। एक दो दिन से मेरी तबीयत खराब ही चल रही है, तो उस वजह से थोड़ी सी इनरेगुलरिटी हो गई थी बीच में। तो अब मैं थोड़ा एकदम टाइम पे रहेंगे, 6 बजे 6 PM पे, ठीक है। तो 6 PM पे डेली क्लास होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे और उनको पूरा डिटेल में करते जाएंगे। और जिन बच्चों को अगर डाउट है ना कि कोई टॉपिक वगैरह पे, जैसे मान लो सिंपल इंटरेस्ट नहीं आता, कुछ भी सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, HF LCM, मैथ के टॉपिक हो गए, रीजनिंग के हो गए, क्लॉक कैलेंडर वगैरह कैसे, तो कुछ भी टॉपिक बताओ मेरे को। फिजिक्स का कोई टॉपिक है, बायोलॉजी का डाइजेशन सिस्टम समझ में नहीं आता, किसी एंडोथर्मिक ग्लैंड वगैरह समझ में नहीं आते, जो भी कुछ भी टॉपिक नहीं समझ में आता ना आपको, मेरे को कमेंट कर दो और मैं कैसे आपको उसके लिए वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। पर आपको कमेंट करने हैं और लाइक करो यार, ठीक है। अभी एक बार वीडियो पॉज करके लाइक करो एक बार, ठीक है। गर्म पानी पी पी के पूरा जला लिया, पर ठीक नहीं हो रही आपकी बात। चलिए काफी टाइम दे दिया, मैं करता हूं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम डिपॉजिट एट 8% per annum for 8 years is 16,000. What will be the compound interest on the same sum at 1/4 of above rate and interest 2 years? 8 प्रति वर्ष की दर से जमा राशि पर 8 साल के लिए साधारण ब्याज रुपए 16,000 रुपए है। 2 वर्ष के लिए ब्याज की उपरोक्ता दर 1/4 पर उसी राशि को चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट पे आते हैं, स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट चलते जाते हैं अपने, ठीक है। क्या करा करो, अगर पेपर में सोल्व करना रहता है ना, ऑनलाइन होता है, तो पहले तो उसको पढ़ लो, क्वेश्चन को एक जल्दी से रीडिंग मारो। जैसे सिंपल से 10 सिंपल इंटरेस्ट 8%, अच्छा ये दे रखा है और कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रखा है, तो मैं पहले डिसाइड करो 5 सेकंड के अंदर मैं कर सकता हूं या नहीं, ठीक है। तो ये डिसाइड हो गया कि मेरे को ये करना है या नहीं, या छोड़ना है अभी के लिए, ठीक है। अगर आपको पता चल जाएगा ना कि भाई मेरे को इसको ये क्वेश्चन कर सकता हूं नहीं, तो उसके बाद अगर आता है तो फिर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लाइन वाइज चला करो, ठीक है। चलो अब देखते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम डिपॉजिट एट 8% पर इनम फॉर 8 ईयर, SI दे रखा आपको 16,000 रुपए, प्रिंसिपल दे नहीं रखा, 8 साल के लिए 8% पे इतना SI दे रखा। तो यहां से SI की से प्रिंसिपल निकल जाएगा, और अगले को लाइन में क्या पूछ रखा है, कंपाउंडेड इंटरेस्ट पूछ रखा है, ठीक है। और सेम सम एट 1/4, और 1/4 पे किसी इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए पूछ सकते हो। तो यहां से प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा पहले तो प्रिंसिपल SI का तो फॉर्मूला सबको पता होगा, P × R × T अपॉन में 100, ये होता है SI का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां से निकाल लो, यहां से क्या गया 8 से 2 पे 2000 पे, और ये कितने पे जाएगा 4 2 पे, और ये कितने पे आ जाएगा 500 पे, और ये कितने पे 250 पे 2 पे, और ये कितना होगा 25,000। तो प्रिंसिपल कितना आ गया 25,000। तो यहां से 25,000 ये हो गया, और अगले क्या पूछ रहा है 1/4 ऑफ द अबाउ रेट। पहले 8% था, तो 1/4 कितना हो गया 2% पे, और कितने साल के लिए तो अब तो निकाल ही लोगे, प्रिंसिपल दे रखा है, रेट दे रखा है, और 2 साल टाइम दे रखा है, तो ऐसा CI निकाल लो। CI कैसे निकालते हैं, CI काफी तरीके हैं वैसे, तो मैं सक्सेसिव से प्रीफर करता हूं, जो परसेंटेज दे रखी हो ना यहाँ पे, तो आप क्या प्रीफर करो, सक्सेसिव प्रीफर करो। अगर आसान परसेंटेज दे रखे, तो यहाँ पे देखो 2% है, तो सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है भाई, CI इंटरेस्ट क्या होता है, A प्लस में B प्लस में A इंटू में B अपॉन में 100। तो ये कितना आ जाएगा 2 प्लस में भाई 2 सेम ही है ना दोनों साल के लिए, भाई यहाँ पे 2%, और किसी अगला देता रहता, मतलब ये दे देता कि पहले साल के लिए 2%, अगले साल के लिए 3%, तो जब तो हम लिखते 2 प्लस में 3, पर यहाँ पे तो सेम है, तो 2 प्लस में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 अपॉन में 100। तो ये कितना आ गया
बताइए 4.04%। तो ये क्या आ गया, ये CI आ गया। तो इसकी परसेंटेज निकाल दो 25,000 की 4.404 अपॉन में 100 ये पॉइंट का और ये 100 इसका। तो ये कितना आ जाएगा, 0 से 2 जीरो गई और ये कितने पे जाएगा, 25 चौके 25, 10 पे, और ये कितने पे आएगा 101। तो ये कितना आ जाएगा 1010। तो ये अमाउंट कितना आ गया, ये CI कितना आ गया 1010। ठीक है, समझ में आएगा आई होप। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। जल्दी करिए, रीजनिंग का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, 30 सेकंड है आपके पास। और जो वीडियो पीछे की वीडियो वो प्लीज देख लीजिए, उससे ना आपको काफी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इसमें तो मैथ्स के और रीजनिंग के क्वेश्चन है, वहां पे जीएस के क्वेश्चन आए थे, तो मैंने काफी अच्छे अच्छे टॉपिक क्लियर करवा दिए थे। ऑप्टिकल फाइबर हो गया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पूरा समझा दिया था, कैसे TIR काम करता है, रिफ्लेक्शन कैसे काम करता है, डिफ्रैक्शन, फिजिक्स के टॉपिक, इसरो ने क्या क्या मिशन लॉन्च किए थे, IIT ने क्या क्या लॉन्च किया अभी एप्लीकेशन वगैरह, कौन कौन सी पीक है, ज्योग्राफी के टॉपिक भी थे काफी। तो अराउंड 10-11 वीडियो हो चुके हैं, वो देख लेना, मैं आपके बेनिफिट के लिए बोल रहा हूँ। ये आपको पता है YouTube से कोई इतनी कुछ फालतू की अर्निंग आती, कुछ भी अर्निंग नहीं आती। जो एजुकेशन वीडियो पे आपको पता है व्यू भी कितने आते हैं, पढ़ने वाले बच्चे 1000-1500 मुश्किल से हो जाते हैं, और सब तो मस्ती वाले हैं। आपको पता है कॉमेडी वीडियो डालो 1 लाख आएंगे बंदे देखने, मतलब फालतू के 1 लाख क्यों, करोड़ों आएंगे, पर एजुकेशन वीडियो पे कुछ भी अर्निंग नहीं होती। तो ये आपके बेनिफिट के लिए, मेरे को तो वैसे भी देख लो कुछ प्रॉफिट इतना होना नहीं इससे, कुछ यूट्यूब वगैरह से, तो ये सिर्फ आपके लिए चलाया जा रहा है उमंग स्टडी की तरफ से। तो इसका पूरा फायदा उठाइए और अपनी तैयारी तो करते ही रहिए। और एक चीज वो स्टार्ट करेंगे, कुछ बच्चे किसी अगर मॉक दे रहे हैं टेक्स्ट बुक पे, तो मेरे को है ना आप मैसेज करें, जो टेक्स्ट बुक पे अगर किसी कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, तो मेरे को मैसेज कर दीजिए। मेरे नंबर है 7988, नहीं ये वाले नंबर रहने दो, ये वाले ले लो आप, 9560103627 पे। तो इसमें मैसेज कर दीजिए मेरे को। अगर मैं आपको एक ग्रुप में ऐड कर दूंगा, तो वहां पे हम क्या करते हैं, क्या करेंगे कि अब टेस्ट जो भी होंगे ना, आप टेस्ट मॉक टेस्ट दोगे तो एनालिसिस करके आप कैसे दिखा सकते हैं, थोड़ा सा कंपटीशन हो जाएगा। मतलब उस ग्रुप में जो भी बच्चे जुड़ेंगे, तो मैं भी टेस्ट दे रहा हूं, क्योंकि बच्चों को थोड़ा बहुत अगर मेरे को देने पड़ेंगे कि बच्चों को देखने के लिए कि उस टेस्ट में क्या था, कैसे क्या परफॉर्मेंस। तो मैसेज कर सकते हो आप, मेरे को पूछ सकते हो कि सर ये टॉपिक मेरे से नहीं हो रहे, नहीं समझ में आ रहे, तो वो भी मैं गाइड कर दूंगा एज ए मेंटोर। कईयों की फैमिली में नहीं होते जो तैयारी करने वाले, ग्रुप नहीं होता, तो उनको फायदा हो जाएगा। मेरे को मैसेज कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, मैसेज कर दो कि सर मेरे को ये मैथ समझ में नहीं आ रहा, ये टॉपिक नहीं समझ आ रहा, क्या तो मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा कि भाई कहाँ से कर लो, क्या वीडियो वगैरह, ठीक है, क्या मेरा कुछ होगा मटेरियल तो मैं भेज दूंगा, ठीक है। पर तैयारी करते रहो, ऐसा नहीं है लूज मत पड़ो, ठीक है। चलो कर लिया होगा जिन करना था ये क्वेश्चन, तो चलो मैं करता हूं। V इज नॉट शॉर्टर देन A, तो जो V है वो छोटा नहीं है A से, तो V क्या तो बड़ा होगा, ये बड़े का साइन है A से, या फिर इक्वल टू होगा। चलो ये स्टेटमेंट पहले क्लियर। D इज शॉर्टर देन V, तो D छोटा है V से, ठीक है। A इज शॉर्टर देन D, A छोटा है D से, अच्छा जी ए यहां पे आ गया, तो मतलब ये वाला तो इक्वल वाला तो कैंसिल हो गया, क्योंकि डी की कोई वैल्यू है जब ये लाइन आ रही है, ठीक है। तो ये चीज हो गई, ये आपकी इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब आओ ऑप्शन पे कौन सा सही होगा। डी इज शॉर्टर देन ए, गलत बात, डी तो बड़ा है ए से, गलत बात। ए इज शॉर्टर देन वी एंड डी, सही बात है भाई, ये सही है, ए डी से भी छोटा है, वी से भी छोटा है। ए इज टॉलर देन वी, गलत बात,
ए तो बड़ा है, ए तो छोटा है ना। डी इज शॉर्टर देन ए एंड वी, जो डी है वो सेक्टर है ए से और बी से, नहीं, ए से तो बड़ा है और वी से छोटा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड ही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। Which of the following best describe the term capital gain tax in India? निम्नलिखित में से कौन कौन भारत में पूंजीगत लाभ कर शब्द का उत्कृष्ट वर्णन करता है? तो ये क्या होता है ना, जो कैपिटल गेन टैक्स होता है ना, पहले तो ये जानो कैपिटल गेन टैक्स डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इसका क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट टैक्स होता है कैपिटल गेन, ठीक है। पहले तो ये पूछ लेते हैं, सबसे पहले ये पता होना चाहिए, सी इसको लिख देते हैं, कई बार कह देंगे सीजीटी की फुल फॉर्म बताइए। तो सीजीटी की फुल फॉर्म क्या होगी, हिंदी वालों के लिए भी सेम ही है, कैपिटल गेन टैक्स हो गया, ठीक है। तो ये होता है, और ये मेनली क्या होता है ना, सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो जो भी प्रॉपर्टी वगैरह पे टैक्स, जो प्रॉफिट कमाया है ना आपने बेच के, तो उसको ही क्या कहते हैं, कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन देख लीजिए, कॉर्पोरेट ब्रांड से प्राप्त लाभ, नहीं ये गलत है, एक वर्ष के दौरान पूंजीगत संपत्ति, देखो ये हो गया ना, पूंजीगत संपत्ति की बिक्री के लिए लाभ पर कर, तो ये होता है द टैक्स ऑन प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ ए कैपिटल एसेट ड्यूरिंग ए ईयर। तो एसेट क्या होते हैं, प्रॉपर्टी को ही कहते हैं, ठीक है। एसेट्स और एसेट्स में फर्क होता है, ठीक है, ये आप देखना, इंग्लिश आपके में है नहीं, पर फर्क होता है, एक होता है एसेट और एक होता है एसेट्स। एक एसेट्स तो वो भी होते हैं जैसे संपत्ति वगैरह, एक एसेट्स जमीन वगैरह को भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा टैक्स ऑन प्रॉफिट। तो आपको और क्या पता होना चाहिए, टैक्स से आपको क्या जाना है, तो आपको पता होना चाहिए दो टाइप के टैक्स होते हैं, एक टैक्स होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो इनके बारे में भी पता होना चाहिए जो मैं बता रहा हूं। देखो जो हिंदी में तो क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। तो प्रत्यक्ष कर क्या होता है, इसमें वह कर शामिल होता है जिसका भुगतान हम सीधे सरकार को करते हैं। इन करों को एक व्यक्ति पर लगाया जाता है। विभिन्न प्रकार के प्रत्यक्ष कर होते हैं। तो देखो ये क्या कहते हैं, ये तो एग्जाम्पल है, ठीक है। आपके जो ये एग्जांपल पूछ लेते हैं कि डायरेक्ट टैक्स कौन से है, इनडायरेक्ट टैक्स कौन से है, ठीक है। तो ये आप ये ध्यान रखो, जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं ना वो एक इंडिविजुअल बंदे पे लगते हैं, ठीक है। और जो दूसरे बच गए ना वो क्या हो गए, इंडिविजुअल बंदे पे नहीं लगते। तो याद रखो, इंडिविजुअल टर्म याद रखो, जो एक बंदे पे सीधे टैक्स लगते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कर। और इंग्लिश वाले याद रखो, इंडिविजुअल जो टैक्स होते हैं उस पे, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्या है, इनके एग्जांपल इंपॉर्टेंट है भाई, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, गिफ्ट टैक्स डायरेक्ट है, वेल्थ टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स जो अभी बात की ना सीजीटी हमने, तो ये क्या है, डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। सीजीटी हो गया, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, तो ये सारे क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। तो ऐसे इनडायरेक्ट टैक्स कौन से, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, गुड सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, कस्टम ड्यूटी और टोल टैक्स, ठीक है। तो ये क्या हो गए, इनडायरेक्ट टैक्स। ये आप पे नहीं लगते ना, ये आपकी सर्विसेज वगैरह पे लगते हैं, तो ये हो गए इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही हम डिटेल में करेंगे सारे क्वेश्चन, जो अगर जीएस का कोई आता है टॉपिक तो उसको मैं एकदम अच्छे से समझा दूंगा आपको। तो पर आपको देखो सपोर्ट दिखाना पड़ेगा, तो आप भी पहले एक बार वीडियो लाइक करें, ठीक है, और कमेंट करें कि आपको कैसा लगा, क्या पार्ट अच्छा लगा आज की वीडियो में, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, मैथ का क्वेश्चन है, जल्दी करिए, 30 सेकंड है आपके पास। चलिए कर लिया होगा आपने। तो देखिए, डी कैन डू ए वर्क इन 18 डेज, ई कैन डू द सेम वर्क इन हाफ दैट टाइम। तो मतलब ये 18 दिन में कर रहा है, ये कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में कर रहा है। हाउ मेनी डेज विल दे टेक फिनिश द वर्क, ये तो
10 सेकंड का क्वेश्चन था, ज्यादा टाइम दे दिया। तो 18 दिन में क्या कर रहा है, डी काम कर रहा है, ई कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में काम कर रहा है। टोटल वर्क क्या होता है, दोनों का एलसीएम होता है ना, तो कितना हो गया 18, दोनों का एलसीएम। और एक दिन में कितना काम करेगा डी, 1, और ये कितने में 2, दोनों मिलके एक दिन में कितना करेंगे 3 यूनिट। और किसी 18 यूनिट काम करने के लिए कितने दिन लगेंगे, 6 दिन दोनों को। तो आंसर क्या आ जाएगा 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जल्दी देखिए, 30 सेकंड है, जल्दी करिए। चलिए होगा आपका, मैं देखता हूं। 15 लैपटॉप्स वर परचेज एट 15,000 ईच एंड ऑल ऑफ देम वर सोल्ड एट 2.97 लाख, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, जो क्या कह रहा है, 15 लैपटॉप है, वो परचेज किए जाते हैं 15,000 ईच में। ठीक है, एक लैपटॉप 15,000 का है और उनको बेचा गया कितने जाता है 2.97 लाख में। तो देखिए एक चीज ध्यान रखिए, जब अगर एक चीज की सीपी ले रहे हो आप, मान लो कुछ ग्रुप में कुछ चीजें हैं भाई, इतने लैपटॉप हैं, जो भी 15 जो भी लैपटॉप है, तो अगर एक की सीपी ले रहे हो तो और एक का ही आपको एसपी लेना पड़ेगा। अगर उसके प्रॉफिट निकालना है ना, तो भाई सीपी पे निकालते हैं, तो उसका एसपी लेते हैं भाई, सीपी माइनस एसपी करते हैं ना, एसपी माइनस सीपी करते हैं। अगर प्रॉफिट हो तो, लॉस हो तो उसको भाई 100 से मल्टीप्लाई करते थे, तो सीपी माइनस करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, अगर जब देख रहे हैं तो क्या तो एक पे लो, ठीक है, एक बंदे का ही सीपी लो, एक बंदे का ही कॉस्ट प्राइस लो, एक बंदे का ही सेलिंग प्राइस लो, या फिर पूरे ग्रुप का ले लो, सबका सीपी ले लो और सबका ही एसपी ले लो। तो आप आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, क्या कह रखा है, 15 लैपटॉप है, 15,000 का एक लैपटॉप है, तो सारे लैपटॉप कितने के हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर दो 15 को। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 225, भाई मल्टीप्लाई करोगे 225 और ये 30, तो क्या है 2,25,000 के सारे लैपटॉप आ जाएंगे। कॉस्ट प्राइस इतना पड़ा, बेचा कितने में 2.97 लाख में। तो कितने का डिफरेंस आ गया भाई, इसमें कितना होगा, ये 297 और ये कितना होगा 72,000 का डिफरेंस आ गया। तो 72,000 अपना क्या हो गया प्रॉफिट, कितने पे, पूरे सीपी पे। तो सीपी कितना है 2,25,000, तो इसका कितना परसेंटेज होगा ये निकाल लो। ये कितना परसेंटेज होगा, 3 से 3 जीरो गई, ये कितने पे 25 चौके 25, 9 पे, और ये कितने पे आ जाएगा 8 पे, तो 8 चौके 32, तो 32 आंसर आ गया। चलो आया होगा समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपका। आंसर तो ये तो सबको पता होगा, आंसर तो सबको ही पता होगा। ठीक है, मैं बता देता हूं, इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से कब आए थे, सबको पता होना चाहिए 1915 में। पर हम इसको डिटेल में देखने वाले हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले देखो, जो महात्मा गांधी हैं उनका पूरा नाम क्या है। देखो हिंदी में मैं बता रहा हूं, हिस्ट्री का टॉपिक होता है ना, तो उसमें सेम ही चीज होती है। जैसे महात्मा गांधी होंगे तो महात्मा गांधी होंगे ना, जैसे, और उसको हिंदी में लिख लो चाहे इंग्लिश में लिख लो। तो मैंने इंग्लिश में लिख दिया, हिंदी में मैं बोलता जाऊंगा, आपको समझाता जाऊंगा हिंदी में। जैसे आगे क्या होंगे, अब ये है जैसे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है, हाँ इसको समझाना चाहिए, हिंदी में बताऊंगा तो मैं बता दूंगा असहयोग आंदोलन, तो समझाते हुए तो मैं बता दूंगा। ठीक है आपको, तो ये न करें कि बच्चे कमेंट करते रहते सर हिंदी में बता दो इंग्लिश में बता दो। आप ध्यान से सुनोगे तो हिंदी में भी बता दिया, लास्ट टॉपिक मैंने पूरा हिंदी में करवाया था, तो इंग्लिश वालों के लिए भी सेम ही है, लाला लाजपत राय, तो सारे वो सेम ही है, तो उसमें कुछ नहीं, इतना फर्क नहीं आता। हिस्ट्री में चाहिए आप हिंदी में पढ़ लो चाहे इंग्लिश में पढ़ लो। ठीक है, तो महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था, सबको पता होगा, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 में। कहां पर हुआ था पूछ ले तो, पोरबंदर, और पोरबंदर कहां पे है, गुजरात के अंदर है। ठीक है, और इनकी फादर का नाम क्या था भाई, फादर का क्या नाम था, नाम में ही है इनका, करम चंद गांधी जी।
ये कौन थे, ये सीएम थे कहाँ के, पोरबंदर के, ठीक है। और इनकी जो इनकी किसी फादर थे, इनकी 4 पत्नियां थी, तो 4th पत्नी थी ना जो, उनके किसी पुत्र कौन थे, महात्मा गांधी थे। और 4th पत्नी कौन थी, मतलब उनकी मदर, महात्मा गांधी जी की मदर का क्या नाम था, पुतलीबाई गांधी, ठीक है। और क्या पता होना चाहिए, इनकी डेथ के बारे में पता होना चाहिए। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 30 जनवरी 1948 में। और कहां पर हुई थी, ये तो आपको पता होगा, दिल्ली में ही हुई थी, ठीक है। और किसने एसिनेट किया था, मतलब किसने शूट किया था इनको मारा, इनकी हत्या की थी, सबको पता होगा, नथुराम गोडसे ने, ठीक है। इतना तो ये हो गया स्टैटिक। हाँ, ये भी देख लो कि इस दिन को क्या मनाया जाता है, मैट्रिज डे या फिर शहीद दिवस। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे शहीद दिवस एक और दिन को मनाया जाता है, और वो किन की मृत्यु के अवसर पर बनाया जाता है, तो डेथ एनिवर्सरी पे बनाया जाता है, वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो शहीद दिवस मनाया जाता है। तो अब आ जाओ यहाँ पे इनके अलग और टॉपिक पे। इनकी वाइफ का नाम और याद रख लो, वाइफ का नाम क्या था, जो इनकी 13 साल थी ना, जब ही इनकी शादी कर दी गई थी, अरेंज मैरिज थी, किनके साथ, कस्तूरबा गांधी। तो ये मेरे को बताएंगे कि गांधी जी के पुत्र कितने पुत्र थे, और उनके बच्चों के नाम, और किसी कमेंट बॉक्स में आप करके बताएंगे, ठीक है। क्योंकि सब कुछ तो मैं नहीं बता रहा, थोड़ा बहुत तो आपको भी कोशिश करनी चाहिए ना, खुद से इंटरेस्ट आता है, फिर आप सर्च करते हो या सर्च करके चाहिए बताओ, चाहे खुद से बताओ, तो आप खुद देखोगे ना, थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है टॉपिक में, तो आप खुद कमेंट करेंगे, ठीक है। और लिखोगे तो याद भी हो जाएगा फिर आपको, अगर नहीं भी याद है तो देखो इनका प्रोफेशन किस प्रोफेशन से थे, तो ये लॉयर थे, ठीक है, और पॉलिटिशियन थे और एक्टिविस्ट थे। ये तो समझ में आया ही होगा, ये मिटा देता हूं मैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लेना पीछे करके वीडियो को, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेने तो। और पीडीएफ आपको मिल जाएगी, मेरे को आप मैसेज कर देना, क्या तो व्हाट्सएप पे मैं उस ग्रुप में ही आपको ऐड कर दूंगा जिसको चाहिए, या फिर मैं आपको बता दूंगा अभी कहाँ पे मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो अभी आइए प्रोफेशन पे। प्रोफेशन क्या था, लॉयर थे, पॉलिटिशियन थे, एक्टिविस्ट थे और राइटर भी थे, ठीक है। तो अब देखो इन्होंने 1888 में क्या ज्वाइन किया था, समलदास कॉलेज इन भावनगर। तो इन्होंने लॉ की पढ़ाई के लिए ये कॉलेज ज्वाइन किया था, जो इंडिया में था। तो पर इनको इंडिया में इनको इंटरेस्ट नहीं आया इस कॉलेज में, तो इनके कुछ दोस्त थे जो वहां पे लंदन से पढ़ाई कर रहे थे, तो उसी साल फिर इन्होंने ये कॉलेज छोड़ दिया और 1888 में लंदन चल गए थे अपनी स्टडी के लिए। जो किसकी स्टडी के लिए, लॉ की स्टडी के लिए। वहां पे काम किया इन्होंने, स्टडी की, फिर ये क्या आ गए थे, इन 1893 साउथ अफ्रीका चले गए थे एज ए लॉयर, अपने काम करने के लिए एज ए लॉयर के रूप में कहां पे गए थे, साउथ अफ्रीका में गए थे, ठीक है। पर वहां पे इनके साथ एक इंसिडेंट हुआ। वहां पर क्या हुआ, इनके पास फर्स्ट क्लास की टिकट थी ट्रेन की, और इनको वहां पर एंट्री नहीं दी गई, वहां से ट्रेन से निकाल दिया गया था। क्योंकि वहां पर क्या था कि व्हाइट पीपल, क्योंकि कॉलोनी का राज था, ब्रिटिश का राज वहां पे था, तो क्या करते थे, व्हाइट पीपल को ही क्या कहते थे वो, कि फर्स्ट क्लास में आओगे, जबकि इनके पास फर्स्ट क्लास की ट्रेन की टिकट थी, पर इनको किसी एंट्री नहीं दिखी थी। तो वहां पर क्या था, अफ्रीकन को और इंडियन को, मतलब जो भी ब्लैक पीपल हो गए उनको, ब्राउन पीपल ब्लैक पीपल कह लो, तो उनको फर्स्ट क्लास में एंट्री नहीं दी जाती थी। तो उनको क्या कहा, व्हाइट क्लास के लिए थी वो रिजर्व। तो वहां पर फिर इनको किसी रेसिज्म का सामना करना पड़ा, तो वहीं से इन्होंने ठान लिया कि यहाँ पे इनको ये सिस्टम ठीक करना है। तो वहीं पे इन्होंने काफी काम किए, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये याद रखो, वहां का इतना साउथ अफ्रीका की इंपॉर्टेंट है भाई, ये याद रखो, जो इनकी फर्स्ट सत्याग्रह पूछ ले ना, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका की पूछ ले, तो 1906 में इनकी फर्स्ट सत्याग्रह हुई थी। तो बस इतना याद रखो। तो आफ्टर स्पेंडिंग 21 ईयर्स, मतलब 21 साल साउथ अफ्रीका में रहने के बाद 1915 में, जो हमारा क्वेश्चन था, 1915 में ये इंडिया में आए, और आने के बाद इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस INC ज्वाइन कर ली। और किसके मेंटोर में, तो इनको कह देते हैं, जो इनके पॉलिटिशियन गुरु कौन है, गोपाल कृष्णा गोखले जी, ठीक है, इनकी मेंटोरशिप में इन्होंने ज्वाइन कर ली, ठीक है। तो आगे देखते हैं।
तो देखो अब इन क्या था ना कि इन्होंने मूवमेंट चलाई थी काफी, आप लोगों को पता ही है आजादी के लिए फ्रीडम फाइटर थे ये, तो आजादी के लिए काफी मूवमेंट्स चलाई थी। तो इनकी जो इंपॉर्टेंट मूवमेंट है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं कवर करवा देता हूं। तो इन्होंने सबसे पहले जो चंपारण सत्याग्रह थी 1917, वो कौन थी, इसमें क्या पूछ सकता है, कब हुई थी चंपारण सत्याग्रह, 1917 में हुई थी, ठीक है। और ये कौन सी थी इंडिया में, जो इनकी अगर पूछे ना फर्स्ट सत्याग्रह कौन सी, तो आपको यही बताना है, ठीक है। मोस्टली ऑप्शन में यही मिलेगा। तो चंपारण सत्याग्रह थी इनकी फर्स्ट सत्याग्रह, और ये किसके लिए थी, ये थी इंडिगो फार्मर के लिए, नील की खेती के लिए, ठीक है। तो इंग्लिश में भी यही होगा, जैसे इंग्लिश में तो लिखे रखा, हिंदी में भी चंपारण ही होगा, तो इसमें कोई वो नहीं है हिंदी वाले, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। तो सेकंड सत्याग्रह क्या थी, 1918 में थी इनकी सेकंड सत्याग्रह, और ये किसके लिए थी, ये थी अहमदाबाद में, किनके लिए, मील वर्कर के लिए, MILL वर्कर, मील वर्कर के लिए सेकंड सत्याग्रह की थी। थर्ड सत्याग्रह जो थी कौन सी थी, खेड़ा सत्याग्रह, वो कब हुई थी, 1900 करी थी 1918 में, ठीक है। तो इसको इसमें ये याद रखो, खेड़ा सत्याग्रह कब हुई थी, 1918 में, ये पूछेगा। और किसके लिए की गई थी ये याद रखना चाहिए। रुको एक चीज और ऐड कर देता हूं, जो फर्स्ट सत्याग्रह थी ना चंपारण सत्याग्रह, इसके बाद जो फर्स्ट ये सक्सेसफुल थी, ठीक है। तो इस सत्याग्रह के सक्सेसफुल होने के बाद जो अपने रविंद्रनाथ टैगोर जी है ना, तो उन्होंने इनको एक क्रेडिट दिया था, क्या टाइटल दिया था, महात्मा। तो ये पूछ लेते हैं महात्मा का टाइटल किसने दिया था, किसी महात्मा गांधी को, किसी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, और कब दिया था, चंपारण सत्याग्रह 1917 के सक्सेस होने के बाद, ठीक है। तो ये याद रखो। और आप उन कहां पे थे, थर्ड सत्याग्रह पे, तो थर्ड सत्याग्रह कौन सी थी, 1918 में थी। और इस पे ये याद रखो बस, इसमें क्या थे, 1918 में थी, और ये क्या थी, फर्स्ट रियल फार्मर मूवमेंट। तो जो पूछ ले कैसे रियल फार्मर मूवमेंट कौन सी थी पहली, तो कौन सी बतानी है, थर्ड सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह। तो अगर आज नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कब हुआ था, 1920 में, ठीक है। तो इसके बारे में सबको ही पता होगा, आपको इसमें ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, आपको इसका तो पता ही होगा, आपके नोट्स में सबके पास होगा। और इसको क्या कहते हैं हिंदी में, ये देख लो, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, बताइए। असहयोग आंदोलन, इसको क्या कहते हैं, असहयोग आंदोलन, ठीक है। और किसे सिविल, अगला कब क्या था, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, तो ये कब हुई थी, 12 मार्च 1930 में, ठीक है। तो 12 मार्च 1930 में क्या हुआ था, सिविल डिसओबीडिएंट, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये कब हुआ था, 1930 में। तो इसी के यही थी, क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश ने क्या लगा दिया था, साल्ट टैक्स लगा, नमक कानून लगा दिया था। तो नमक कानून के खिलाफ किसी महात्मा गांधी जी ने क्या किया था, उन्होंने एक अपनी ये सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट की थी। तो उसमें क्या किया था, महात्मा गांधी कहां से चले थे, एक अपने आश्रम से चले थे, शस्त्रनाथ आश्रम से चले थे, कितने फॉलोवर के साथ, 78 फॉलोवर के साथ। और जो ये सब मिलके 24 दिन के अंदर कहां पर पहुंचे, गुजरात में दांडी पर। वहां पर जाके इन्होंने क्या किया था, महात्मा गांधी ने नमक बनाया था, मतलब थोड़ा सा नमक बनाया था बस साल्ट कानून को तोड़ने के लिए। तो साल्ट नमक बनाया, और फिर इनको क्या हुई थी, किसी जेल भी हुई थी। तो उसी को क्या कहते हैं, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। और कब हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है, 12 मार्च 1930 में, ठीक है। तो अगला क्या है, गांधी इरविन पैक्ट। तो गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, 5 जनवरी 1931 में। तो इसके बाद क्या हुए थे, गांधी जी रेडी हो गए थे पार्टिसिपेट करने के लिए, कहां पर, सेकंड राउंड टेबल में। आपको पता होगा ना, 3 राउंड टेबल हुई थी, फर्स्ट कब हुई थी, 1930 में,
सेकंड 1931 में, थर्ड को हुई थी 1932 में। तो गांधी जी सेकंड वाली में रेडी हो गए थे जाने के लिए, ठीक है। तो अगला कौन सा, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये क्या कब हुई थी, 8 अगस्त 1940। ये महात्मा गांधी ने स्टार्ट की थी, कब की थी, आप किसी ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान इन्होंने की थी। और ये कहां से लॉन्च हुआ था ये मूवमेंट, इसको ये भी याद रखो, क्विट इंडिया मूवमेंट है ना, उसको क्या कहते थे, अगस्त मूवमेंट भी पूछ लेते हैं। अगस्त मूवमेंट कब हुई थी, तो 1940, और डेट भी याद होनी चाहिए, 8 अगस्त 1940 में। तो अगस्त मूवमेंट पूछ ले तो कब है, 1940 में। और ये कहां से लॉन्च हुई थी, जो बॉम्बे से, तो बॉम्बे सेशन था ना कांग्रेस का, वहां से, ठीक है। तो बस इतना काफी है, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, तो इनकी लिटरेचर का देख लेते हैं। इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, ठीक है, मतलब खुद की जीवन कथा ही कहते हैं ना, जीवन कथा, जो भी ऑटोबायोग्राफी। तो उनमें कौन कौन सी बुक लिखी थी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, हिंदी स्वराज, और इंडियन होम रूल। तो ये आपको याद रखनी है, ये इनकी जो लिटरेचर है, ठीक है। और ये कुछ क्वेट है इनके जो आपको याद रखने चाहिए कि इनके द्वारा दी गई थी। तो ये आपके पूछ भी सकते हैं कि किन्होंने ये कहा था। और ऐसे भी इंपॉर्टेंट है, आप जैसे डिस्क्रिप्टिव का पेपर देते हैं दूसरे एग्जाम के लिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है। तो नो कल्चर कैन लिव इफ इट अटेम्प्ट्स टू एक्सक्लूसिव, फेथ इज नॉट समथिंग टू ग्रैस्प, इट इज स्टे टू ग्रोन इनटू, द बेस्ट वे टू फाइंड योरसेल्फ इज टू लूज योरसेल्फ इन द सर्विस। तो ये आप बस पढ़ सकते हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। तो बस इतना काफी है महात्मा गांधी जी के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और जाने से पहले मैं बता दूं, अगर आप मेरे से साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप ये मेरी इंस्टा आईडी है, और ये मैंने आपको नंबर दे ही दी है। अगर आप टेस्ट दे रहे हैं और मेरे साथ तो किसी कोई डाउट है तो यहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। और ये मेरा किसी टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कोई पीडीएफ वगैरह जो इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं ना, वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। कोई करंट अफेयर के जो भी नोट्स अच्छे आते हैं, मैगजीन पर मंथ मैगजीन की अगर आपको चाहिए किसी पीडीएफ, मेरे पास अच्छे मटेरियल है, तो मैं इस ग्रुप में डाल देता हूँ, ठीक है। और आप उमंग स्टडी के ग्रुप से तो जुड़े ही होंगे, वहां पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है कि क्या हो रहा है, कुछ भी कोई नया नोटिफिकेशन वगैरह आया तो आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही रखते हैं। जाने से पहले मैं ऐड कर दूं, आप किसी घर बैठे तैयारी कर सकते हैं अनअकैडमी के साथ, यहाँ पर है टॉप एजुकेटर्स, तो आप इनरोल कर सकते हैं हमारा कोड यूज करके, उमंग स्टडी। तो ध्यान रखें, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा उमंग स्टडी का कूपन यूज करने में। तो कोड है हमारा UMANG, उमंग STUD स्टडी। पर ध्यान रखें, इन दोनों के बीच में कोई भी गैप नहीं है। चलो थैंक यू गाइस, और स्टडी करते रहो। चलो बाय। और वीडियो को है किसी शेयर करो, लाइक करो है, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को है। नेक्स्ट वीडियो कल आएगी ऐसे ही डिटेल में।